Hello everyone. So the topic of our today's discussion is retail banking and introduction. So let us start our discussion from the LPG reforms. LPG reforms जो है वो 1991 के अंदर होते हैं। 1991 के अंदर जब ये LPG रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो हमारा जो इंडियन बिजनेस है, इंडियन बिजनेस को जो है वो बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन ट्रेडर्स were now able to do their business with less number of limitations, जिस वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास सरप्लस फंड्स जो हैं वो इकट्ठा होने लग जाते हैं, बिकॉज नाउ दे आर एबल टू ट्रेड वेरी एफिशिएंटली विद लेस नंबर ऑफ लिमिटेशंस। तो सरप्लस फंड्स उनके पास इकट्ठा होने लग जाते हैं। तो इस सरप्लस फंड को अब कहीं ना कहीं तो सेव करना है। सो बैंक्स वर द ओनली ऑप्शन which were safe as well as those could also provide a great return to us on our savings. So इसीलिए लोगों के द्वारा जो था वो बैंक को एक सही ऑप्शन के रूप में देखा गया टू सेव देयर डिपॉजिट्स और सरप्लस फंड्स। तो अब ये बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बैंक्स जो हैं ये इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द हाउस होल्ड्स एंड द बिजनेस फर्म्स और द गवर्नमेंट। अब जो भी ये हाउस होल्ड्स हैं इनके द्वारा जो है वो अपनी सरप्लस फंड को डिपॉजिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एफडीज, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट। अब ये जो इनका सरप्लस फंड है ये बैंक्स के पास इन्होंने डिपॉजिट कर दिया। नाउ बैंक्स विल हैव टू पे अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी बैंक इनके द्वारा जो सेविंग की गई है उस सेविंग को वापस करेगा तो उस सेविंग के साथ में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी वापस करना पड़ेगा। अब बैंक जो है इसी फंड को जो है वो आगे लेंड कर देते हैं टू द बिजनेस फर्म्स और द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अलग अलग तरह के लोन्स रहते हैं। तो ये जो लोन इन बिजनेस फर्म्स के द्वारा वापस जब किए जाएंगे तो इस लोन के साथ में ये भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक को पे करेंगे। सपोज दैट इज 8%। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस 8 and 5%, दैट इज 3%, इज द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके थ्रू एक बैंक जो है वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अब देखिए, इस सारे प्रोसेस के अंदर हाउस होल्ड से लेकर के बिजनेस फर्म्स तक हम बैंक्स का मेनली अगर फंक्शन देखा जाए तो बैंक्स आर एक्चुअली चैनलाइजिंग द फंड्स ऑफ दीज हाउस होल्ड्स टू दिस बिजनेस फर्म्स। और जब इस चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है तो इस चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी एंड इट विल ऑल्सो बिकम प्रॉस्पर। सो बैंक्स हेल्प टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीडिंग टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है। तो देखिए, रिटेल बैंकिंग के अंदर जो भी बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं दोज विल बी ऑफर टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है कि रिटेल बैंकिंग में जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं दोज आर दी इंडिविजुअल कस्टमर्स। अब रिटेल बैंकिंग के अंदर ये जो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं इनका टिकट साइज बहुत कम है, मतलब टिकट साइज इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है कि ये कस्टमर्स चाहे डिपॉजिट्स करेंगे चाहे लोन्स लेंगे बैंक से, इनका क्विंटम बहुत ही छोटा रहेगा। क्विंटम बहुत ही छोटा रहने का मतलब क्या है कि ये लोन लेंगे तो वो भी छोटे अमाउंट का लोन लेंगे, और अगर डिपॉजिट करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी, तो उसका क्विंटम भी जो है वो बहुत ही कम रहता है। इसके अलावा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। अगर हम बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स के होने का मतलब क्या है कि हमारे जो ये कस्टमर्स हैं दोज आर वॉल्यूम ड्रिवन, मतलब ये वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स रहते हैं, मतलब संख्या में बहुत ज़्यादा रहेंगे, देखने में वॉल्यूम इनका बहुत लार्ज लगेगा हम लोगों को। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स, दोज आर अवर टारगेटेड कस्टमर्स इन रिटेल बैंकिंग। अब देखते हैं बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कौन कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर किया जाता है इन द रिटेल बैंकिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स। ये जो दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं दीज आर एक्चुअली द लाइबिलिटीज ऑन द बैंक। और ये लाइबिलिटीज क्यों हैं? क्योंकि जब भी एक इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट जो है वो ओपन अप किया जाएगा तो बैंक नीड टू पे अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द कस्टमर। सो ये जो है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। इसके अलावा लोन्स एंड मॉर्टगेजेस, लोन्स एंड मॉर्टगेजेस विल एक्चुअली बी एक्टिंग लाइक अ
एसेट्स फॉर द बैंक। और ये एसेट क्यों है? क्योंकि जब इन लोन्स की रीपेमेंट की जाएगी बाय द इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो वो इंडिविजुअल कस्टमर्स इस लोन अमाउंट को पे करेंगे अलॉन्ग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द पर्टिकुलर बैंक। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं फॉर देयर वैल्यू एडिशन। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप करने के लिए बैंक में जाते हैं और उनको सेविंग्स अकाउंट के साथ में लाइफ इंश्योरेंस की ऑप्शन भी दे दी जाती है in this savings account, so it life insurance will be called as a para banking product or service to the customer. Moving ahead, next is digital banking. तो डिजिटल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो विद द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे जो भी ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ बैंकिंग है वो एक डिजिटल मीडियम के ऊपर जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब आज की डेट में अगर आप लोगों ने सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप करना है तो यू डू नॉट नीड टू विजिट अ ब्रांच फिजिकली, यू कैन ओपन अप दिस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग। तो इस तरह से बहुत सी सर्विसेज जो हैं उनको डिजिटल मीन्स के थ्रू, डिजिटल बैंकिंग के थ्रू जो है वो अवेल किया जा सकता है। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो इसी डिस्कशन के बेस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। Which among the following is not a characteristic of retail banking? Your options are banking for small businesses, option B savings account and personal loans, option C large corporate bodies provided loans, option D online and offline delivery models. So try to answer out this question in the comment box, and also if you like this video then please like, share and subscribe this video. Thanks a lot.